जितने भी बच्चे क्लास 10 के छात्र छात्रा हैं उनके लिए मैं वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। मैं वही ऑब्जेक्टिव आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। जैसा कि अभी जनवरी वाला महीना चल रहा है और फरवरी फरवरी में आप लोग का एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताऊँगा जो आपको फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है हमारे सामने। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। क्या लगा रहता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। क्या लगा रहता है दोस्तों? बी नंबर सही है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आंसर बताते जाऊँगा क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, आप लोग सिर्फ देखते जाइए और याद करते जाइए। ठीक है दोस्तों, मैं सिर्फ आंसर में टिक लगाते जाऊँगा और आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर देखिए नीचे, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। सी नंबर सही है दोस्तों, सी नंबर सही है, निर्गत कोण को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला देखिए 3 नंबर में, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? 3 नंबर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही है, इसका राइट आंसर है। डी नंबर राइट आंसर। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा। ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा। अब चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। 5 नंबर देखिए, 4 नंबर, यहाँ देखिए 4 नंबर हमारे सामने आ गया। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। ए नंबर राइट आंसर, ए नंबर सही है, ए नंबर सही है। ठीक है, अब चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ये रहा 5 नंबर देखिए हमारे सामने, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। ठीक है दोस्तों, सी नंबर सही है, विद्युत ऊर्जा का। ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का। ठीक है दोस्तों, अब चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर। मैं आप लोग को बता दूं कि 5 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम में आपके पूछा जा रहा है। आपको इस ऑब्जेक्टिव को जल्दी से याद कर लीजिएगा। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का। ठीक है दोस्तों, ये 2 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। यहाँ देखिए 6 नंबर, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? बी नंबर सही आंसर इसका, 1 जूल कूलम। 1 जूल या 1 कूलम। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर देखिए, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। क्या मान होगा? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही है, 2.5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2.5 एम्पियर राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? जब लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? सी नंबर देखिए, अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी नंबर राइट आंसर है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन सामने। 9 नंबर का देखिए, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से किस रंग से पेंटेड होते हैं? कौन सा रंग से पेंटेड होते हैं? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही है, काला। बी नंबर राइट आंसर काला हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 नंबर का देखिए यहाँ पर, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद कर लीजिए जल्दी से बार। ठीक है, सिलिकॉन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिलिकॉन को। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? सिलिकॉन का। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर है, सिलिकॉन। अब चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला ऑब्जेक्टिव रहा ये देखिए 11 नंबर,
घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है कितना वोल्ट पर? 220 वोल्ट कोमा 50 एच जेड। सी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी नंबर सही है। ठीक है, 220 ओम हो जाएगा, 220 ओम हो जाएगा। ठीक है, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है? 220 ओम हो जाएगा। ठीक है, 220 ओम है, सही राइट आंसर है। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। 13 नंबर देखिए, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ए जी सही है, ए जी। ठीक है, ए जी सही है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन राइट आंसर हो जाएगा? ए बी नंबर सही है, ए जी। ठीक है, ये गलत है, सी नंबर, सी नंबर गलत है, बी नंबर सही है, ए जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, क्या चीज़ से व्यक्त किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग याद कर लीजिए जल्दी से। समीकरणों के द्वारा, किसके द्वारा? समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर, इसका सी नंबर जो है राइट आंसर है। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर है, समीकरणों के द्वारा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, नीला तोता तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4.5H2O। बी नंबर राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, नीला थोथा का सूत्र यही होता है। ठीक है, CuSO4.5H2O, ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आपको इसको याद कर लीजिएगा। अब चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, 16 नंबर, एक विलियन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका पीएच है, उसका पीएच क्या हो जाएगा? एक विलियन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका पीएच हो जाएगा क्या? ई सही है, डी नंबर सही है, 10 हो जाएगा, 10 राइट आंसर है। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। नीचे देखिए 17 नंबर, लिटमस, या देखिए 17 नंबर देखिए, लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है? किससे निकाला जाता है? ए नंबर लाइकेन, लाइकेन सही है, ए नंबर सही है, लाइकेन, लाइकेन। ठीक है, अब चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो 2 बार पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, उसको आप याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, अभी तुरंत याद कर लीजिए। देखिए अगला ऑब्जेक्टिव, नीचे सबसे नीचे वाला देखिए, सबसे नीचे वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही है, लोहा का। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। ठीक है, ये देखिए, निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी सही है, सी इज राइट आंसर, सी सही है। निम्नलिखित में कौन अधातु है? सी नंबर सही है, सी हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव की ओर। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर, निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? एस बी राइट आंसर है, एस बी राइट आंसर है, एस बी राइट आंसर। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर। अब चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए जल्दी से और आप लोग।
कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक है, किसका है? ए नंबर राइट आंसर है CHO। ए नंबर राइट आंसर CHO। जल्दी से आप लोग याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। अब चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन युग्म समावीय है? कौन सा युग्म समावीय है? सी नंबर राइट आंसर है। सी नंबर राइट आंसर C2H5OH और CH3OCH3। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर था। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 23 नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए जल्दी से आप लोग। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। जैसे पूछे जाएंगे अल्केन का फॉर्मूला क्या है, तो आपको कौन सा टिक लगाना होगा? CnH2n+2। ठीक है, किसका फॉर्मूला है? एल्केन का। सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर है। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो अल्केन का। या फिर आपके एग्जाम में दे दे अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो आप ऊपर वाला CnH2n+2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। ये रहा अगला हमारे सामने ऑब्जेक्टिव। मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया है? कौन सा राइट आंसर है? बी नंबर सही है, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार किया है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार किया है, बी नंबर राइट आंसर। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला ऑब्जेक्टिव ये रहा हमारे सामने। LiBbNa को बढ़ती आयन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए करते हैं। देखिए ए नंबर राइट आंसर है Na। ए नंबर राइट आंसर था NaLiBb। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। जो अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही VVI है। 26 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। अब तक कितने तत्वों का पता लगा चुके हैं? ठीक है दोस्तों, अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है? कितने? 114। आपके बुक में अभी 114 दिया है, इसलिए 114 को ही टिक मारिएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब तक अभी कितने खोज हो चुका है? 118 तत्वों का। ठीक है, लेकिन आपके बुक में पहले वाला दिया हुआ है 114। ठीक है, तो आप लोग किसको टिक मारिएगा? 114 को ही टिक मारिएगा। लेकिन अभी वर्तमान में 118 तत्व का खोज हो गया है। ठीक है, तो आप लोग बी नंबर राइट आंसर आपका 114 को ही टिक मारिएगा, क्योंकि आपका बुक में वही अभी आंसर में दिया हुआ है। ठीक है, और आपके एग्जाम में भी पूछेगा तो आपके बुक से ही पूछेगा। तो चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। यहाँ देखिए 27 नंबर। देखिए द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है क्या चीज़? अमीबा में होता है। अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। ए नंबर राइट आंसर है, अमीबा में द्विखंडन होता है। ठीक है, अब चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। ये देखिए 28 नंबर। देखिए मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग कितना होता है? ए नंबर राइट आंसर। ए नंबर राइट आंसर 120 mmHg हो जाए। 120 mmHg राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ए नंबर राइट आंसर है। मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब होता है लगभग 120 mmHg। ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो मैं ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपका। इसके बाद जो क्वेश्चन देखिए वो वाला 29 नंबर का देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, बहुत सालों से ये आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है दोस्तों? इसका राइट आंसर जो है बी नंबर राइट आंसर है। बी नंबर इसका राइट आंसर है 72 बार। कितने बार? 72 बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप लोग याद कर लीजिए इसको। अब चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। 30 नंबर में देखिए प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरू रज्जु में। कहाँ बनते हैं? मेरू रज्जु में। ए नंबर राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कौन सही है? बी नंबर राइट आंसर है, मृत जीवी हो जाएगा। मृत जीवी राइट आंसर। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अंडाणु निषेचित होता है
किस में होता है? अंडाणु निषेचित होता है, कब होता है और किस में होता है? सी नंबर राइट आंसर है, पेलोपियन नलिका से होता है। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए सबसे नीचे, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है, किस में होता है? कौन राइट आंसर है? बी नंबर सही है, यीस्ट में होता है। किस में होता है? यीस्ट में होता है। बी नंबर इसका राइट आंसर था, यीस्ट में। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, इसको याद कर लीजिएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा किस में होता है? यीस्ट में होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। 34 नंबर का देखिए दोस्तों, 34 नंबर में शुक्राणु बनता है, क्या चीज़ से बनता है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर है, अंडाशय में बनता है। शुक्राणु बनता है, कहाँ बनता है? अंडाशय में बनता है। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर है। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। 35 नंबर में देखिए, मेंडलीफ ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में कौन से पौधे उगाए थे? इसका राइट आंसर ए नंबर सही है, साधारण मटर। ए नंबर सही है, साधारण मटर इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर, साधारण मटर। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। 36 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस इंजन का स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर है, सी नंबर राइट आंसर है, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा सी नंबर राइट आंसर। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 37 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। वन संरक्षण का उपाय है। वन संरक्षण का उपाय क्या है? इनमें से सभी है। कौन सा हो जाएगा आंसर? राइट आंसर इनमें से सभी, डी नंबर राइट आंसर। नए वृक्षारोपण द्वारा वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, इनमें से सभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। आप लोग इसको याद कर लिए, जल्दी से याद कर लीजिएगा। और हाँ, जो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी क्लास के ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो सभी एक बार लाइक कर दीजिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अब अगला ऑब्जेक्टिव देखिए नीचे, ओजोन परत के अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? ओजोन परत के अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर है, सी नंबर राइट आंसर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। CFC ओजोन परत के अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? CFC, CFC राइट आंसर। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध है, जो अफ्रीका में रहते हैं उनके सबसे निकटतम संबंध किससे है? चिंपैंजी से। राइट आंसर कौन हो जाएगा? चिंपैंजी, ए नंबर राइट आंसर है, चिंपैंजी से। ठीक है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंध है चिंपैंजी से। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। लास्ट और आखिरी ऑब्जेक्टिव है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहा जाता है? स्वच्छवास। ये पहला चैप्टर का ही है, क्लास 10 के बायोलॉजी का पहला ही चैप्टर का है स्वच्छवास। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? स्वच्छवास। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रहने देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन गया है। ये मैं 40 आपको ऑब्जेक्टिव बताया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और हाँ, जो बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।